अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 9 की एक्सरसाइज करेंगे लर्निंग द साउंड्स। यहाँ पे साउंड्स को सीखना है कि जिन वर्ड्स के एंड पे ईडी आता है तो उसको हमने किस तरह से प्रोनाउंस करना है, किस तरह से अदा करना है। ठीक है, जिन वर्ड्स के एंड पे ईडी आता है। यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, लेकिन ये डिटेल मैंने एंड पे अलग अलग करके लिख दी है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब जिन वर्ड्स के एंड पे ईडी आता है तो उसमें कुछ वर्ड्स को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो डी की साउंड आएगी, और कुछ में आईडी की आएगी, और कुछ में टी की साउंड आएगी। जैसे यहाँ पर है शोट, शो है शोड, डी की साउंड आ रही है शोड। ठीक है, यहाँ पे है लिव, डा मतलब डी की साउंड आ रही है लिव्ड। यहाँ पे है प्लेट, डी की साउंड आ रही है। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड्स हैं इनमें आईडी की साउंड है, जैसे वांटेड, इड वांटेड। ठीक है, आईडी की साउंड आ रही है वांटेड। स्टार्टेड, फेडेड, वांटेड, स्टार्टेड, फेडेड। यहाँ पे इन वर्ड्स के एंड पे, जिन वर्ड्स के एंड पे ईडी है तो वो किसकी साउंड दे रहा है, आईडी की साउंड दे रहा है। ठीक है, और कुछ वर्ड्स के एंड पे, जिन के एंड पे ईडी होता है तो वो टी की तरह की साउंड आती है वहाँ पर। अब यहाँ देखें वर्कड, ट मतलब टा की आवाज़ आती है। वर्कड, वॉक्ड, हेल्प्ड, टा की साउंड आती है। ठीक है, अब किन वर्ड्स के साथ हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हमने डी की साउंड मतलब प्रोनाउंस करनी है, कहाँ पे आईडी और कहाँ पे टी। ठीक है, अंडरलाइन द वर्ड्स विद द ईडी एंडिंग एंड राइट देम इन देयर रेलिवेंट कॉलम्स। यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं, यहाँ पर कॉलम बने हुए हैं, और हमने पहले ये सेंटेंस पढ़ने हैं। यहाँ पर जिन वर्ड्स के एंड पे ईडी लगा हुआ है उनको किस तरह से प्रोनाउंस करना है, उन्हें हमने दुरुस्त कॉलम में लिखना है। ठीक है, और यहाँ ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर डिटेल दी हुई है कि किस तरह से हमने जिन वर्ड्स के एंड पे ईडी आता है हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस वर्ड पे डी की आवाज़ आनी चाहिए और कहाँ पर आईडी की और कहाँ पर टी की, वो मैंने अलग से नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं रेंड, लोडेड, आस्क्ड, लाफ्ड, जंप्ड, वेटेड। ठीक है, अब जो दुरुस्त कॉलम है वहाँ पर हमने वर्ड को लिखना है। ये जो वर्ड मैंने इधर लिखे हैं ये डी की साउंड दे रहे हैं। रेंड सिर्फ एक ही वर्ड है जो जिसमें डी की साउंड आ रही है, रेंड। ठीक है, रेंड। अब ये देखें जो तरीका उन्होंने मेथड बताया है हमें कि किन वर्ड, आपको कैसे पता चलेगा कि जिन वर्ड्स के एंड पे ईडी है उसमें हमने डी की साउंड आनी चाहिए। अब जिन वर्ड्स के एंड पे ईडी हो, और ईडी से पहले बी आ जाए, जी, आई, जे, एल, एम, एन, ओ, यू, वी, जी, ये वाले लेटर जो हैं, ये जितने भी लेटर मैंने लिखे हैं इनमें से कोई भी लेटर अगर ईडी से पहले आ जाए तो हमने उस वर्ड के एंड पे डी को प्रोनाउंस करना है, मतलब डी की साउंड आएगी, उसमें डी की साउंड आएगी, रेन। अब लोडेड, जहाँ पर आईडी की साउंड आएगी, देखें लोडेड, वेटेड। ठीक है, ये बहुत ही आसान है कि बस जिन वर्ड्स के एंड पे ईडी से पहले टी और डी आ जाए, जिन वर्ड्स के एंड पे ईडी से पहले टी और डी आ जाए तो हमने ये आईडी की साउंड आएगी वहाँ पर, लोडेड, वेटेड। जस्ट इतना ही है इसमें। अब टी की साउंड किनके साथ आएगी ये देखें कि आस्क्ड, लाफ्ड, जंप्ड, आस्क्ड, लाफ्ड, जंप्ड। टा की साउंड जो है वो किनके साथ आएगी,
कि जिन वर्ड्स के एंड पे ईडी से पहले, जिन वर्ड्स के एंड पे ईडी से पहले ये वाली साउंड्स आ जाएं, के की, एस की, सी एच की, एस एच की, एफ और पी, ठीक है, ये वाले लेटर आए, मतलब इनकी साउंड हो, ठीक है। तो आपने उनको किस तरह से अदा करना है? ईडी की साउंड क्या होगी? टा की साउंड होगी। आस्क्ड, लाफ्ड, जंप्ड। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। सर यासिर, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? और सर यासिर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तलबा, आप सब कैसे हो स्टूडेंट्स? वालेकुम सलाम, वी आर फाइन सर, वी आर फाइन सर, हम सब ठीक हैं सर। सर यासिर, स्टूडेंट्स डू यू नो, क्या आप जानते हैं तलबा, क्या आप जानते हैं व्हाट नेशनल इवेंट इज़ कमिंग ऑन March 23rd? सर यासिर पूछते हैं कि क्या आप जानते हैं कि 23 मार्च को कौन सी कौमी तकरीब आ रही है? कौन सा नेशनल इवेंट आ रहा है? कौन सी कौमी तकरीब आ रही है? हसन, यस सर, इट इज़ पाकिस्तान डे। यस सर, जी हाँ जनाब, इट इज़ पाकिस्तान डे, ये यौम पाकिस्तान है। सर यासिर, नाउ अब हु विल टेल मी, कौन मुझे बताएगा वाई वी सेलिब्रेट दिस डे, कि हम इस दिन को क्यों मनाते हैं? अली सर, वी सेलिब्रेट पाकिस्तान डे, हम यौम पाकिस्तान मनाते हैं टू रिमेंबर, याद ताज़ा करने के लिए द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940, कि हम 1940 की किरारदाद लाहौर की याद ताज़ा करने के लिए यौम पाकिस्तान मनाते हैं। दिस रेजोल्यूशन, ये किरारदाद प्रपोज तजवीज़ किया द आइडिया, ख्याल ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट, एक अलहदा रियासत या एक आज़ाद रियासत का फॉर मुसलमानों के लिए, क्योंकि इस किरारदाद ने मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत का ख्याल जो था वो प्रपोज किया था, तजवीज़ किया था। देयरफॉर, इसलिए इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, इसलिए इसे किरारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है। सर यासिर, गुड अली, शाबाश अली। उस्मान, वेयर वाज दिस इवेंट हैड, ये इवेंट जो है, ये तकरीब कहाँ मुनक्कद होती है? उस्मान पूछता है कि ये तकरीब जो है कहाँ मुनक्कद होती है? सर यासिर, इट वाज हैड, ये मुनक्कद होती है एट मंटो पार्क लाहौर, कि ये मंटो पार्क लाहौर नारे पाकिस्तान में इसकी तकरीब की जाती है। वी आर अरेंजिंग, हम इत्माम कर रहे हैं स्पीच कंपटीशन, एक तकरीरी मुकाबले का, अबाउट दिस, इसके बारे में, हम इसके बारे में एक तकरीरी मुकाबले का इत्माम कर रहे हैं। आई वुड लाइक, मैं पसंद करूँगा ऑल ऑफ यू कि आप सब टू कम, आओ एंड पार्टिसिपेट, इसमें हिस्सा लो। मैं ये पसंद करूँगा कि आप सब आएँ एंड पार्टिसिपेट, इसमें हिस्सा लें, किसमें? तकरीरी मुकाबले में। स्टूडेंट्स, ओके सर, ठीक है सर। These questions, what is the nation strength, के कौम की ताकत क्या है? क्वेश्चन इसका आंसर नोट कर लें। A nation's strength lies in brave and self-respecting men who suffer long for the sake of truth and honor. What is the message of the poem in your opinion? आपकी राय में इस नज़म का पैगाम क्या है? The message, यहीं से स्टार्ट करना है। The message of the poem is that wealth has nothing to do with the strength of a nation. It is brave and self-respecting men who make a nation strong and great. कि जो दौलत है वो कौम की ताकत से, दौलत का कौम की ताकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये बहादुर और गयूर आदमी है जो ये कौम की ताकत को अजीम, कौम को ताकतवर और अजीम बनाते हैं। वाई इज़ एजुकेशन इम्पोर्टेंट फॉर एनी कंट्री, किसी भी मुल्क के लिए तालीम क्यों ज़रूरी है? तीसरे क्वेश्चन का आंसर सुन लें। इट इज़ बिकॉज, इसकी वजह क्या है? इट इज़ बिकॉज एजुकेशन हेल्प्स अ कंट्री मेक प्रोग्रेस एंड बिकम स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस। इसकी वजह यह है कि तालीम एक मुल्क की तरक्की करने में, ताकतवर और खुशहाल बनने में मदद करती है जो तालीम। अब नेक्स्ट है कि लुक एंड रीड द गिवन टेबल ऑफ कंटेंट। आपने इसको देखना है ध्यान से, टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ अ बुक को, एक बुक का टेबल ऑफ कंटेंट है, इसको आपने ध्यान से देखना है। देन आंसर द गिवन क्वेश्चन, फिर नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर देना है। इसलिए आपने ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसको ध्यान से देखना है। अब टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? ये किसी भी बुक के स्टार्ट में होता है, ठीक है।
किसी भी बुक के स्टार्ट में टेबल ऑफ कंटेंट होता है, वो एक लिस्ट होती है, वो एक क्या होती है, टॉपिक्स की लिस्ट होती है कि इस बुक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इस बुक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इस बुक में मतलब पार्ट्स ऑफ बुक, इस बुक के कितने पार्ट्स हैं, इस बुक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। और वो जो टॉपिक्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, और फिर वो जो टॉपिक्स हैं वो कौन से पेज पर है, कौन सा टॉपिक किस पेज पर है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट में सारी डिटेल मौजूद होती है जो बुक में टॉपिक्स वगैरह होते हैं उसके बारे में, कि मिसाल के तौर पे जैसे आप यहाँ पे देखें टेबल ऑफ कंटेंट है, ये चैप्टर टाइटल है कि जो चैप्टर दिए गए हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, और ये चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर कौन सा है, फिर उनके जो नाम है वो लिखे गए हैं, फिर कौन सा चैप्टर किस पेज पे है वो लिखा गया है, ठीक है। इस तरह फिर इसी के मुताबिक नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसर आपने यहाँ से देख के देना है। कि अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा भाई इस बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है, तो थर्स्टिक रो है। अब अगर ये पूछा जाए कि अच्छा जो दूसरा चैप्टर है ये कौन से पेज पर है, तो ये पेज नंबर 6 पे है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो हर बुक के स्टार्ट में होता है, जिसमें बुक में जो चीज़ें दी गई होती हैं उसके बारे में वहाँ पर डिटेल मौजूद होती है, और आसानी से बंदा फिर उस चीज़ को ढूंढ लेता है, जो भी आप टॉपिक या पार्ट आप देखना चाहो बुक में से, तो वो आपको स्टार्ट से जल्दी से मिल जाएगा। पर जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, ठीक है। ये बुक का जो कंटेंट दिया गया था उसके मुताबिक इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, कि बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका टाइटल क्या है, तो उसका टाइटल क्या है, द थर्स्टी क्रो, थर्स्टी क्रो है। अब उन्होंने पूछा है विच पेज डज द थर्ड चैप्टर स्टार्ट ऑन, कि जो थर्ड चैप्टर है वो किस पेज से स्टार्ट होता है, तो आपने इसका आंसर यहीं से स्टार्ट करना है। द थर्ड चैप्टर स्टार्ट्स ऑन पेज नंबर 9, द थर्ड चैप्टर स्टार्ट्स ऑन पेज नंबर 9, कि थर्ड चैप्टर जो है वो पेज नंबर 9 से स्टार्ट होता है। अब व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, तो जो बुक का लास्ट चैप्टर है उसका टाइटल क्या है, तो उसका चैप्टर क्या है, द रेड फैट हैन, द रेड फैट हैन। अब यहाँ रीड द गिवन ग्लॉसरी, यहाँ पर ग्लॉसरी दी गई है। अब ग्लॉसरी क्या होती है, अ ग्लॉसरी एट द एंड ऑफ अ बुक और चैप्टर, के जो ग्लॉसरी है, ठीक है, ये लुगत है, एक लुगत है। जो ग्लॉसरी है वो कहाँ होती है, एट द एंड ऑफ द बुक, बुक के एंड पे भी होती है, और बाज़ औक़ात हर चैप्टर के एंड पे होती है, ठीक है, हर चैप्टर के एंड पे भी हो सकती है, और फिर बुक के एंड पे भी हो सकती है ग्लॉसरी। तो इसमें क्या होता है, includes words within that book that are either newly introduced or uncommon। जो ग्लॉसरी होती है वो किसी भी चैप्टर के हर चैप्टर के एंड पे भी हो सकती है और बुक के एंड पे भी हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो नए वर्ड्स मुतारफ़ करवाए गए, जो नए वर्ड्स जो हमने पहली दफ़ा देखे हैं, या फिर जो वर्ड्स कॉमन नहीं होते, मतलब अनकॉमन होते हैं, जो गैर मामूली होते हैं, मतलब जो कॉमन नहीं होते, और जो नए नए लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करवाए होते हैं, उनके मीनिंग दिए गए होते हैं ग्लॉसरी में, उनके मीनिंग दिए गए होते हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो और उन वर्ड्स के मीनिंग को समझने में आसानी हो। यहाँ पर जिस तरह ये ग्लॉसरी दी गई, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए उन्होंने बताया, ये ग्लॉसरी है, ये वर्ड्स दिए गए हैं, एबिलिटी काबिलियत, आल्टीट्यूड है सतह समंदर से बुलंदी, बैटल है जंग लड़ाई, बॉटम पैंदे को कहते हैं, कैरियर पेशा, चॉइस इंतखाब, ठीक है। अब इंग्लिश में इनको डिटेल से समझाया गया है कि इनके मीनिंग क्या है, ये जस्ट आपको बताया गया है कि ग्लॉसरी होती क्या है। अब यहाँ पर है लुक अप द मीनिंग ऑफ आर्टिट्यूड इन द गिवन ग्लॉसरी एंड राइट इट। जो ग्लॉसरी दी गई है इसमें आर्टिट्यूड का क्या मीनिंग दिया गया है उन्होंने, उससे आपने डिटेल से बताना है, ठीक है। तो आर्टिट्यूड का मीनिंग जो है वो यहाँ पर दिया गया है, ये देखें आर्टिट्यूड का डिटेल से कि किसे कहते हैं, द हाइट अबव द अर्थ सरफेस और सी लेवल, कि ज़मीनी सतह या समुद्री सतह से बुलंदी, ज़मीन की सतह से बुलंदी या फिर समुद्री सतह से बुलंदी, इसे कहते हैं आर्टिट्यूड। अब यहाँ पे वो हमने लिख देना है द हाइट अबव द अर्थ सरफेस और सी लेवल, क्योंकि यही बात पूछी गई है कि आर्टिट्यूड का मीनिंग लिखें, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है वहाँ से देखकर। अब है वाई डू वी यूज़ अ ग्लॉसरी,
हम ग्लॉसरी को क्यों इस्तेमाल करते हैं? वी यूज़ अ ग्लॉसरी टू लुक अप द मीनिंग। वी यूज़ अ ग्लॉसरी, हम ग्लॉसरी को इस्तेमाल करते हैं टू लुक अप, देखने के लिए, द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन इट। हम मुश्किल अल्फाज के मीनिंग देखने के लिए हम ग्लॉसरी को इस्तेमाल करते हैं। रीड द गिवन मैप एंड इट्स की टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अब जो सवालात दिए गए हैं नीचे, इस मैप के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। उनके सवालात के जो हमने जवाब देना है, तो उसके लिए हम नक्शे को और उसमें जो अलामात दी गई हैं उसको अच्छे तरीके से देखेंगे और फिर उन सवालात के जवाब देंगे। अ मैप ऑफ अ हिल स्टेशन, ये एक पहाड़ी इलाके का नक्शा है। द लेजेंड ऑफ अ मैप एक्सप्लेन्स द सिम्बल्स। जो एक नक्शे का माहिर होता है वो एक्सप्लेन्स वजाहत करता है, द सिम्बल्स अलामात की मदद से वजाहत करता है, अलामतों से वजाहत करता है। एंड टेल्स और बताता है व्हाट ईच सिंबल स्टैंड्स फॉर, कि कौन सी अलामत क्या शो करती है, कि कौन सी अलामत जो है वो किस चीज़ को जाहिर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर ट्रीज शोज़ फॉरेस्ट, जो दरख्त हैं वो जंगल को शो करते हैं कि यहाँ पर जंगल है। एंड ब्लू कलर्स, और जो ब्लू कलर है वो समंदर को शो करता है, या दरिया को, या किसी भी किस्म का जो पानी हो उसको ब्लू कलर से शो किया जाता है। कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस जो मरकज़ी सिमतें हैं, बुनियादी हदायत हैं, आर द 4 मेन पॉइंट्स ऑफ अ कंपास। ये कंपास के 4 मेन जो हैं मेन पॉइंट्स हैं, 4 मेन किनारे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, विच आर आल्सो रिप्रेजेंट्स बाय द फर्स्ट लेटर N, S, E and W, जिसको फर्स्ट लेटर से यहाँ पर शो किया गया है। जस्ट फर्स्ट लेटर उसका लिखा गया है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। ये कंपास है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अपनी डायरेक्शंस को देखते हैं, ठीक है, जिससे डायरेक्शन को देखा जाता है। अब यहाँ पर है ये जो मैप दिया गया है, इसकी मदद से हमने इन सवालात के जवाब देने हैं जो नीचे दिए गए हैं। अब यहाँ पर है ये मैप की है, ठीक है। मैप की मतलब यहाँ पे रोड की अलामत क्या होगी, फॉरेस्ट की क्या होगी, रेल रोड की क्या होगी, ब्रिज की क्या होगी, माउंटेन्स की क्या होगी और रिवर की क्या होगी। यहाँ पर उन्होंने अलामात दी गई हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो किस चीज़ को जाहिर करती है। लुक एट द कंपास एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। कंपास को देखना है और इन सवालात के जवाब देने हैं हमने। राइट द डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द फॉरेस्ट, के जंगल से डायरेक्शन बतानी है हमने। किसकी डायरेक्शन बतानी है? ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों की डायरेक्शन बतानी है। फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से, कि जंगल से पहाड़ जो हैं वो किस सिमत पर हैं। ये हमारे पास कंपास है, ये हमारे पास कंपास है। अब जो फॉरेस्ट हैं, ठीक है, अब जो फॉरेस्ट हैं वो किस साइड में है? ये इस साइड में है फॉरेस्ट, तो ये किस में है? ईस्ट में है। ये ईस्ट में है ना। अगर इसी कंपास को हम यहाँ से यहाँ पर ले आए तो ये ईस्ट में है, ठीक है। अब जो माउंटेन है वो फॉरेस्ट से, इस पहाड़ों से, उन्होंने पूछा है इन पहाड़ों से जो फॉरेस्ट है वो किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन। अगर हम इसी कंपास को इसी तरह से इधर ले आए, ये ईस्ट में है, तो अब ये जो माउंटेन है ये किस साइड पे है? ये वेस्ट में है, ठीक है। अब ये देखें, ये ईस्ट में है और इसके वेस्ट में क्या है? माउंटेन है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट द डायरेक्शन ऑफ द रिवर, दरिया की डायरेक्शन बतानी है फ्रॉम द फॉरेस्ट। जंगल से दरिया किस डायरेक्शन में है? ये देखो, रिवर को किससे शो किया जाता है? ये ब्लू कलर से, ठीक है। अब यहाँ पे फॉरेस्ट से बताना है हमने, फॉरेस्ट से किस साइड पे है। अब फॉरेस्ट यहाँ पे है तो किस साइड पे है? ये जो रिवर है वो किस साइड पे है? ये नॉर्थ में है। देखिए, ये फॉरेस्ट है तो ये नॉर्थ में है, ठीक है। ये कंपास की मदद से देखें, ये कहाँ है? नॉर्थ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डायरेक्शन ऑफ द रेल रोड फ्रॉम द रिवर। अब दरिया से जो रेल रोड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब ये रिवर है और ये है रेल रोड, ठीक है। ये सारा क्या है? ये रेल रोड को शो करती है, ये वाले,
ये जो है, ठीक है। ये रेल रोड है, ये किस साइड पे है इसके, ये नॉर्थ में है। ये देख लें, नीचे देखें, ये नॉर्थ में है, ठीक है, ये नॉर्थ में है। तो ये दरिया से रेल रोड किस साइड पे है, नॉर्थ में है। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। लेसन को अच्छे से दोबारा से पढ़ लें और फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं, जो करेक्ट है उस पर आपने टिक करना है। ब्लैंक्स में क्या आएगा, डैश कैन नॉट मेक पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। गोल्ड, जो गोल्ड है, कैन नॉट मेक पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। डैश मैन वर्क वाइल अदर स्लेव्स, जो ब्रेव मैन होते हैं वर्क काम करते हैं, वाइल अदर स्लेव जो कि दूसरे सोते हैं। द मैन हु डेयर वाइल अदर्स, द मैन हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई। ग्रेट मैन लिफ्ट द नेशन टू द स्काई। only men can make a nation strong. रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग। अब वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ पढ़ना है। ऑनर इज अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर समबॉडी, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर समबॉडी। ऑनर, सफ़र, मुब्तला होना, टू बी बैडली अफेक्टेड बाय अ डिजीज़, किसी बीमारी से बुरी तरह मुतासर होना, टू बी बैडली अफेक्टेड बाय अ डिजीज़। डेयर, जुर्रत करना, टू बी ब्रेव एनफ टू बी समथिंग। स्ट्रेंथ, ताकत, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रेव। स्ट्रेंथ, ताकत, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रेव। नेशन, कौम, पीपल ऑफ अ कंट्री, पीपल ऑफ अ कंट्री। अब यहाँ पर है राइट अ पोएम, एक पोएम लिखें ऑन द टॉपिक। टॉपिक क्या है, माई कंट्री, विद द हेल्प ऑफ द गिवन राइमिंग वर्ड। ये जो राइमिंग वर्ड दिए गए हैं इनकी मदद से आपने एक पोएम लिखनी है। लैंड और स्टैंड को मद्देनजर रखते हुए पहले 2 लाइनें बनाते हैं। माई कंट्री इज़ अ ब्यूटीफुल, माई कंट्री इज़ अ ब्यूटीफुल लैंड, ऑन द सी शोर इट डज स्टैंड। अब है इट इज़ अ लैंड, it is a land of my dream, it is a land of my dream, where flows a long stream, where flows a long stream. I work hard for it during the day, I work hard for it during the day, thus in the world I make my way. अब यहाँ पर एंट्री की क्या है, एन एंट्री वर्ड इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ड। एक एंट्री वर्ड जो है एक फॉर्म है, किसी भी लफ्ज़ की एक फॉर्म है इन अ डिक्शनरी अंडर विच इट्स मीनिंग, स्पेलिंग एट्सेट्रा आर ग्रुप्ड, ठीक है। एक एंट्री वर्ड जो है एक लुगत में, यानी कि एक डिक्शनरी में, एक एंट्री वर्ड एक लुगत में लफ्ज़ की एक किस्म है। एक एंट्री वर्ड एक लुगत में लफ्ज़ की किस्म है जिसके नीचे क्या होता है, इसके मीनिंग दिए होते हैं, इसके हिजे, मतलब आपने इसको कितने सिलेबल में पढ़ना है। और ये सारे तरतीब से किसी भी डिक्शनरी में ये तरतीब से दिया होता है, ठीक है। लुक एट द गिवन पेज ऑफ अ डिक्शनरी। आपने किसी भी डिक्शनरी में जब कोई भी वर्ड देखना है तो डिक्शनरी में जो भी वर्ड्स दिए गए होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर दिए गए हैं, पहले ए से स्टार्ट होने वाले, फिर बी से, फिर सी से, और आपने उन वर्ड्स के मीनिंग क्या है वो भी लिखे होते हैं, और आपने उनको कितने सिलेबल में पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, वो भी उसमें सारी डिटेल बताई होती है। ये बच्चों को जो डिक्शनरी है वो ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड्स, फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब वर्ड को कंप्लीट करने के लिए मिसिंग लेटर लिखने हैं। ऑनर, पिलर्स, ब्रेव, सफ़र, बेट। अब यहाँ पर है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। इसम, ज़मीर और जुमला शर्तिया के दरमियान जो एग्रीमेंट है, जो ताल्लुक़ है, उसके बारे में बात की जाएगी। अ प्रोनाउन मस्ट एग्री, एक जो प्रोनाउन है मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर एंड जेंडर, जो कि एक जो प्रोनाउन होता है वो जो उसका अपने एंटीसीडेंट के साथ नंबर के लिहाज से और जेंडर के लिहाज से ज़रूर उसके साथ एग्री करता है। मिसाल के तौर पे
अगर हम किसी मेल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम ही का इस्तेमाल करेंगे। अगर फीमेल का ज़िक्र कर रहे हैं तो उसके लिए हम शी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सिंगुलर फॉर्म में किसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंगुलर फॉर्म में किसी की बात कर रहे हैं तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। और अगर प्लूरल फॉर्म में किसी एंटीसीडेंट की बात हो रही है तो आपने प्रोनाउन भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, जब सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोनाउन और एंटीसीडेंट एग्रीमेंट क्या होता है। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। आई बॉट अ बुक अबाउट पाकिस्तान। आई बॉट अ बुक अबाउट पाकिस्तान। अब ये जो अंडरलाइन किया गया है वर्ड, ठीक है, अंडरलाइन किया गया है वर्ड, इसी के मुताबिक हमने प्रोनाउन का यूज़ करना है। आई बॉट अ बुक अबाउट पाकिस्तान। मैंने पाकिस्तान के बारे में एक किताब खरीदी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत दिलचस्प है। अब बुक की बात हो रही है जिसको हमने अंडरलाइन, तो इसके लिए हम इट यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत दिलचस्प है, ठीक है। तो अब एंटीसीडेंट और प्रोनाउन का एग्रीमेंट यही चीज़ है, ठीक है, यही चीज़ है कि अगर मतलब जो आपका प्रोनाउन है वो आपके एंटीसीडेंट के मुताबिक होगा, ठीक है। जिसकी बात हो रही है, जिस चीज़ की बात हो रही है उसी के मुताबिक आपका प्रोनाउन होगा, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके लिए बात की जा रही है। और अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, उसका जेंडर क्या है, नंबर क्या है, तो उसी के मुताबिक आपका प्रोनाउन होगा। अब है पाकिस्तानी सोल्जर्स आर ब्रेव। पाकिस्तानी सिपाही जो है वो बहादुर। यहाँ पे सोल्जर्स को अंडरलाइन किया गया है। इसके लिए हम क्या, ज़्यादा सिपाहियों की बात हो रही है तो हम यहाँ पे दे लगाएंगे, दे प्रोटेक्ट अस। यहाँ पे हम शी नहीं कह सकते, ठीक है। अहमद इज़ माई नेबर। अहमद इज़ माई नेबर। अब अहमद को अंडरलाइन किया है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ही। इसके लिए प्रोनाउन क्या इस्तेमाल होगा, ही इस्तेमाल होगा। ही इज़ अ गुड मैन। माई मदर इज़ वेरी केयरिंग। तो मदर को अंडरलाइन किया गया तो यहाँ पे हम प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, शी लव्स अस, ठीक है। तो यही है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट के जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन और एंटीसीडेंट एग्रीमेंट का आपस में ताल्लुक़ जो है एक दूसरे के मुताबिक होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपका एंटीसीडेंट है वो मेल है तो प्रोनाउन भी उसी के मुताबिक होगा। अगर फीमेल है तो उसी के मुताबिक होगा। अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो उसी के मुताबिक प्रोनाउन होगा। प्लूरल फॉर्म में है तो उसी तरह, मतलब जिस तरह का आपके पास एंटीसीडेंट होगा, एंटीसीडेंट एग्रीमेंट जो भी होगा आपके पास, उसी के मुताबिक आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। अब यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है करेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हुए। ये वही बात है, प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट की बात है। अब यहाँ पर देखें, सारा कंप्लीटेड, सारा की बात हो रही है। सारा कंप्लीटेड डैश वर्क, किसने मुकम्मल किया अपना काम, सारा ने। तो सारा के लिए हम क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे, हिज नहीं लगाएंगे। तो यही है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, ठीक है, कि एंटीसीडेंट और प्रोनाउन का आपस में एक दूसरे से मतलब मुताबिकत रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब सारा है तो यहाँ पे हर आएगा। अली लेफ्ट डैश कीज़ इन हिज हाउस। अब अली है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हिज। अली लेफ्ट हिज कीज़ इन हिज हाउस। दे वर्क हार्ड टू मेक, अब दे ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। दे वर्क हार्ड टू मेक देयर नेशन स्ट्रॉन्ग। दे वर्क हार्ड, उन्होंने सख्त मेहनत की, टू मेक बनाने के लिए, देयर नेशन स्ट्रॉन्ग, अपनी कौम को मजबूत। तो ज़्यादा लोगों ने मेहनत की तो दे के प्लूरल फॉर्म क्या होगी, देयर। लुक एट द एप्पल्स, लेट्स गो पिक देम। लुक एट द एप्पल्स, के एप्पल्स की तरफ देखो, लेट्स गो पिक देम, उन्हें उठाते हैं, ठीक है। लेट्स गो चलें, पिक देम, उन्हें उठाने के लिए। अब एप्पल्स की बात हो रही है तो ये प्लूरल फॉर्म में है तो प्रोनाउन भी प्लूरल फॉर्म में होगा, देम। दे ड्रैंक कॉफ़ी, दे ड्रैंक कॉफ़ी, उन्होंने कॉफ़ी पी। इवन दो डैश इट वाज कोल्ड, अगरचे वो गर्म थी, ठीक है। अब कॉफ़ी की बात हो रही है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इट इस्तेमाल करेंगे, ही नहीं आएगा। तो यही है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट।
अब यहाँ पर है डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव फॉर्म। अब डू और हैव का इस्तेमाल एज ए हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव फॉर्म में दिखाया गया है। रीड द गिवन सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंस पढ़ें तो डू और हैव की सब फॉर्म्स को यूज़ करते हुए उन्होंने नॉट लगाकर नेगेटिव फॉर्म में सारे सेंटेंस हमें दिखाए हैं। यहाँ पर वी यूज़ नॉट विद बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब टू शो देयर नेगेटिव फॉर्म। क्या क्या वी यूज़ नॉट, हम नॉट इस्तेमाल करते हैं विद बी, डू एंड हैव, बी, डू और हैव के साथ एज ए हेल्पिंग वर्ब टू शो, क्या दिखाने के लिए, देयर नेगेटिव फॉर्म, उनकी मनफी फॉर्म को दिखाने के लिए। बी फॉर्म है, ये डू फॉर्म है और हैव फॉर्म है। मोस्टली फॉर्म इसमें दिखाई गई हैं। बी फॉर्म है, राफे इज़ नॉट स्टडिंग, तो ये बी की फर्स्ट फॉर्म में है, इज़ आ रहा है। राफे इज़ नॉट स्टडिंग। The ants are not eating. It was not raining. It was not raining. ये बी की सेकेंड फॉर्म में was verb. अब है डू फॉर्म, he does not work. फर्स्ट फॉर्म है he does not, do does. He does not work. She did not like spicy food. We don't practice yoga. ठीक है। अब यहाँ पर है have की फॉर्म है, he has have had, he has not invited us, they have not decided to go out, we had not completed our work. Read the given sentences and notice the use of can and cannot. Can और cannot का यूज़ यहाँ पे सिखाया गया है। Modal verbs add to the meaning of main verbs. जो मॉडल वर्ब्स हैं ऐड अजाफा करती हैं टू द मीनिंग ऑफ मेन वर्ब्स जो होती है उसके मीनिंग में कुछ मज़ीद इजाफा करती हैं। दे आर यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, दे आर यूज, वो इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस एबिलिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, आस्क, परमिशन, एक्सप्रेस, डाउट एंड फॉर प्रोहिबिशन, मुमानत करने के लिए, किसी चीज़ से मना करने के लिए, एंड फॉर प्रोहिबिशन। अब है अली कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अली कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस टू शो द एबिलिटी टू बी समथिंग। ठीक है, तो ये एबिलिटी को शो करती है। अली कैन जो है वो एबिलिटी को शो करता है जब आप किसी भी काम, कोई भी काम करने की अहलियत मतलब अहल हो, कोई काम करने की काबिलियत रखते हो, तो उसके लिए आप कैन इस्तेमाल करोगे। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कैन इस्तेमाल करेंगे। कैन वी गो होम नाउ, क्या अब हम घर जा सकते हैं। टू आस्क परमिशन, परमिशन लेने के लिए है यहाँ पर कैन का इस्तेमाल। कैन वी गो होम नाउ, क्या अब हम घर जा सकते हैं। दिस न्यूज़ कांट बी ट्रू, दिस न्यूज़ कांट बी ट्रू, ये खबर सच्ची नहीं हो सकती। ये जाहिर करने के लिए है कि कोई चीज़ मुमकिन है। टू शो दैट समथिंग इज़ इम्पॉसिबल, टू शो ये जाहिर करने के दैट समथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कि चीज़ नामुमकिन है। दिस न्यूज़ कांट बी ट्रू, ये खबर जो है वो सच्ची नहीं हो सकती। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ मे एंड मे नॉट। यहाँ पर हमने मे और मे नॉट के इस्तेमाल का जायज़ा लेना है। ही में ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, ही में ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, वो पाकिस्तानी फ़ौज में शामिल हो सकता है। टू शो पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, यानी कि इम्कान, कोई भी काम होने का इम्कान जाहिर करना। पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए है ही में ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, कि वो पाकिस्तानी फ़ौज में शामिल हो सकता है। पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए में अब है मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ये हम मोस्टली लफ्ज़ बोलते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब। इजाज़त है, टू आस्क परमिशन, इजाज़त के लिए मे का इस्तेमाल। देयर मे नॉट बी मैनी पीपल देयर, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। देयर मे नॉट बी मैनी पीपल देयर, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। टू एक्सप्रेस डाउट, शक का इजहार करने के लिए। यू मे नॉट बोरो द कार अंटिल यू लर्न ड्राइविंग, यू मे नॉट बोरो द कार अंटिल यू लर्न ड्राइविंग, जब तक तुम ड्राइविंग सीख नहीं लेते तुम ये जो कार है वो बोरो नहीं कर सकते, मतलब उधार नहीं ले सकते। ये टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, मतलब ममानत करने के लिए, मना करने के लिए। ठीक है। Adverb of time and place. Adverb of time not only tell us when an action happened but also for how long and how often. Adverb of place tell us where the action is done.
एडवर्ब क्या है? मुतल्लक फ़ेल। फ़ेल के मुतल्लिक हम जो भी बात करते हैं उसे एडवर्ब कहा जाता है। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को, और बाज़ुकात खुद एडवर्ब अपने आप को भी। ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो है वो कब हुआ, कैसे हुआ और कितनी देर तक हुआ। ठीक है, कितनी दफ़ा हुआ, कितनी देर तक हुआ, कैसे हुआ, किस वक्त हुआ। ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में हमें बताया जाता है कि कोई भी काम जो है वो किस जगह पर हुआ, किस जगह पर हुआ। अब रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज़ ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। अब हमने इन सेंटेंस को पढ़ना है और देखना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ है और एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ है। अली विल कॉल यू लेटर। अली विल कॉल यू लेटर। अली बाद में आपको फ़ोन करेगा। अब ये टाइम बताया है अली ने कि फ़ोन जो है वो उसने आपको कब करना है, लेटर, बाद में करना है। जो जगह नहीं बताई कि किस जगह पे करना है, लेटर, बाद में करना है। लेटर क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही इज़ पुटिंग हिज टॉयज इनसाइड द बॉक्स। ही इज़ पुटिंग हिज टॉयज, वो अपने खिलौने रख रहा है कहाँ पर? इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर ये जगह बताई है कि वो कहाँ रख रहा है टॉयज अपने बॉक्स के अंदर, इनसाइड। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई सा सना टुडे, मैंने आज सना को देखा। तो ये कब देखा सना को उसने, मतलब उसका सना को देखने का टाइम क्या है? मतलब आज देखा, कल देखा, परसों देखा। ये जगह नहीं उसने बताई कि किस जगह पे देखा, मतलब आज देखा उसने, तो ये टाइम है। हीरा लिव्स नियर द स्कूल। हीरा स्कूल के करीब रहती है, तो ये जगह बताई है नियर। प्लीज़ सिट हेयर। प्लीज़ सिट हेयर, यहाँ पर बैठो। ये भी जगह बताई है कि यहाँ पर बैठो, इस जगह पर। ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। यूज़ द गिवन एडवर्ब ऑफ प्लेस इन योर सेंटेंस इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक पे आपने इनके सेंटेंस बनाने हैं। देर का, फार का, इज, डाउन स्टेयर्स, अवे। इसी तरह उन्होंने पहले भी कहा था कि राइट 2 सेंटेंसेज विद कैन, कैन नॉट, मे एंड मे नॉट। तो ये बहुत ही आसान है। ये सेंटेंस आप खुद बनाने की कोशिश करें ताकि आपके लिए आसानी हो। जैसे ये देर है, देर कौन सा मुश्किल है? ठीक है। some children are playing there। some children, कुछ बच्चे are playing there, वहाँ पर खेल रहे हैं। ठीक है। इसी तरह आपने बनाने। फार का मतलब क्या होता है? दूर। फार का मतलब क्या है? दूर। I look far in every direction। I look far in every direction। ईस्ट क्या है? मशरिक। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सबको पता है। डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे। दे रैन डाउन स्टेयर्स टू कैच द बटरफ्लाई। ठीक है। इसी तरह आपने अवे का बना लेना है। अवे का मतलब दूर है, तो इसका आसान सा बना सकते हैं, प्लीज़ डोंट गो अवे। प्लीज़ डोंट गो अवे, दूर मत जाएं। अब है फुल स्टॉप विद एब्रीविएशंस, मुखफ़्फ़ात के साथ फुल स्टॉप। वी यूज़ अ फुल स्टॉप, हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं इन सब एब्रीविएशंस। हम कुछ मुखफ़्फ़ात के साथ जो है फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। रीड द गिवन एब्रीविएशंस विद द फुल फॉर्म। फुल फॉर्म हमने कुछ मुखफ़्फ़ात को यहाँ पे पढ़ना है फुल फॉर्म के साथ। एंड नोटिस द यूज़ ऑफ अ फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप का जो इस्तेमाल किया गया इसे इसका नोटिस करना है। अब कुछ वर्ड को हम टाइम बचाने के लिए या जल्दी से कहने के लिए, या कुछ वर्ड्स जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है। छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन उनकी शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है हमने। ठीक है। उसे एब्रीविएशंस कहते हैं, मुखफ़्फ़फ़ अल्फाज कहते हैं कि हम फुल फॉर्म में कुछ वर्ड्स को नहीं लिखते, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद हम उसके एंड पे डॉट लगाते हैं कि मतलब इस वर्ड की फुल फॉर्म है। ठीक है। अब ये कैप्ट है इसकी कप्तान की, कैप्टन की। ठीक है। कैप्टन है ये। और DEPT है डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट की शॉर्ट फॉर्म DEPT है। उसके बाद फुल स्टॉप है। गवर्नमेंट की है GOVT, गवर्नमेंट की। LTD लिमिटेड की। अप्रॉक्सीमेटली की है। ठीक है। अब कुछ वर्ड्स को हम इसी तरह से ये मुखफ़्फ़फ़ अल्फाज हैं, ये किसी भी वर्ड के मुखफ़्फ़फ़ अल्फाज हैं। जब हम एब्रीविएशंस लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो उसके एंड पे डॉट लगाते हैं। ठीक है। राइट 5 मोर एब्रीविएशंस विद फुल स्टॉप इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक पे 5 मज़ीद आपने फुल स्टॉप के साथ मुखफ़्फ़फ़ एब्रीविएशंस यानी कि मुखफ़्फ़फ़ अल्फाज लिखने हैं शॉर्ट फॉर्म में।
वर्ड लिखने हैं, ठीक है। जैसे मिस्टर की है MR, डॉक्टर की DR है और मिसिस की MRS है। AM सुबह का वक्त है, एंटी मेरिडियम सुबह का वक्त है। PM शाम के वक्त को कहते हैं पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। ये बिफोर मिड डे और आफ्टर मिड डे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हैं मुखफ़फ़ अल्फाज, किसी भी वर्ड के मुखफ़फ़ अल्फाज जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और उसके एंड पे हम फिर डॉट लगाते हैं। माई फ्लैग, मेरा झंडा। अदर्स माइट हैव फॉरगॉटन, दूसरे हो सकता है भूल चुके हों, बट नेवर कैन आई, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। दैट द फ्लैग ऑफ माई कंट्री, कि मेरे मुल्क का झंडा फ्यूरस वेरी हाई, बुलंदी पर लहराता है। बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स, उन कोशिशों की वजह से, पुट इन बाय दैम, जो उन्होंने की। माई मदर्स, मेरी माओ ने। माई सिस्टर्स, मेरी बहनों ने। माई सिस्टर्स, मेरी बहनों ने। एंड दोज ग्रेट मैन, और उन अजीम आदमियों ने। हु लेड डाउन देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। फॉर अ जस्ट का, सिर्फ एक मकसद के लिए। एंड शोड इट टू द वर्ल्ड, और दुनिया को ये बावर करवाया। एंड शोड इट, और उसे दिखाया। टू द वर्ल्ड, दुनिया में दिखाया, या दुनिया में ये बावर करवा दिया। दैट पाकिस्तान इट वाज, कि वो पाकिस्तान ही था। ये पोइम जो है डॉक्टर तफज्जुल ने लिखी है, बहुत ज़बरदस्त पोइम है। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है यहीं पर कंप्लीट होती है। बहुत ही लॉन्ग एक्सरसाइज थी। इसमें कुछ चीज़ें मैंने डिटेल से नहीं बताई, क्योंकि उनके बारे में, जैसे प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट है, इसके बारे में मेरी अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है। और इसी तरह कैन, कैन नॉट और एडवर्ब के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रामर की, वो मैंने अलग से वीडियोस कंप्लीट बनाई हुई हैं। प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देखें। और इसलिए यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो बहुत लंबी हो जाती है, इसको अपलोड करने में भी मसला हो जाता है। तो ये जो जितनी भी ग्रामर है इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप प्लीज़ वो ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।